शुरू। एक सेकंड हाल है ना और पीछे चलो गया ये हाँ। ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत। और आज फर्स्ट ईयर AHDP के स्टूडेंट्स के लिए हम जो फिजियोलॉजी में आपको मैंने मेरे पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो मैक्यूला डेंसा है ये क्या है, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल और ये दूंगा। तो अब आप इसमें इसको ध्यान से अगर डायग्राम को देखोगे तो ये आपको बहुत ही क्लियर जो है वो नज़र आ जाएगा। पहले मैं ये छोटे इसको डायग्राम को लेता हूँ, फिर इस बड़े के अंदर इसकी पूरे के पूरे वो पॉडेसाइट्स जो थे वो क्या हैं इसमें और कहाँ होते हैं, किस तरह से हैं, वो ऐसे वर्ड हैं, शब्द हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं आपको पता होना। तो अब आप इसमें अगर इधर देखेंगे तो देखिए ये हमने पढ़ा हुआ ही है कि ये बोमन्स कैप्सूल है। ये जो अंदर आपने देखा, देखिए एफेरेंट और इफेरेंट, ये एफेरेंट जो आ रही हैं और यहाँ गुच्छा बना के ये जो बाहर निकल रही है इफेरेंट, तो ये ग्लोमेरुलस हो गया। कल भी उस मेरे लेक्चर में भी बताया था कि ग्लोमेरुलस यूँ याद रख लो कि वो जो आर्टरी हैं वो गोल हो जाती हैं वहाँ पे, दैट इज ये गोल हो गई, यहाँ गोल हो करके और छोटी होकर इधर निकल रही है, इधर से आई इधर से यूँ जा रही है, तो यहाँ प्रेशर बढ़ेगा। अब जो जगता ग्लोमेरुलर सेल हैं, जगता ग्लोमेरुलर सेल यानी कि यहाँ क्या है, सेल दो तरह की हुई। कौन सी हुई? एक तो हुई जगता ग्लोमेरुलर एपरेटस के अंदर जगता ग्लोमेरुलर सेल्स हुई। ये वो जगता ग्लोमेरुलर सेल हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। ये देखिए ये जगता ग्लोमेरुलर सेल्स हैं, यहाँ दिखा रखी इन्होंने। ये देखिए एफेरेंट और इफेरेंट दोनों पे, ये देखिए ये यहाँ है, ये नज़र आ रही हैं, और ये यहाँ भी नज़र आ रही है, ये देखिए ये यहाँ नज़र आ रही हैं। अब इसमें जो दूसरी जो सेल हैं, ये जो जगता ग्लोमेरुलस हैं, ये क्या करती हैं, मैंने आपको बताया भी था कि ये रेनिन जो है जो रेनिन एंजाइम है उसका जो एक्सक्रीशन करती हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, अब आगे आप समझोगे इसको पूरा, ये रेनिन का बड़ा रोल आएगा। ये क्या करेगा आगे इस जो हम इसको प्रोसेस को समझेंगे उसके अंदर, ये मैंने इसलिए आपको ये दोबारा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये जो जगता ग्लोमेरुलस है इसको एक तो अंडरलाइन कर लेना, ये रेनिन जो है वो एंजाइम का एक्सक्रीशन जो है वो करती है। अब इसमें आता है मैक्यूला डेंसा। वो जो मैक्यूला डेंसा है वो यहाँ आप देखिए ये वाली सेल जो है, ये देखिए ये मैक्यूला डेंसा है, ये जो है यहाँ देखिए मैक्यूला डेंसा। और मैं आपको इधर बड़े डायग्राम में इसको समझा दूँ, ये देखिए ये जो है वो ये मैक्यूला डेंसा, ये है मैक्यूला डेंसा की सेल, ये देखिए ये वाली, ये रहा मैक्यूला डेंसा। तो ये जो है हमारी जो आ रही है एफेरेंट आर्ट्रियोल, और ये जो है इफेरेंट आर्ट्रियोल्स यहाँ से निकल रहा है। तो ये जहाँ से एंटर है जहाँ निकल रही है, ये दोनों पे देखिए बेस पे ये मैक्यूला डेंसा पाई जाती है, और यहाँ ही जो है हमारे पास जगता ग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं। तो अब जो करते हैं जो ये होता है एक्चुअल में क्या है कि इसके अंदर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स व एफेरेंट तथा इफेरेंट एक प्रकार की विशेष कोशिका होते हैं जहाँ पुनः अवशोषण का कार्य जो है होता है। ये जो मैक्यूला डेंसा हैं इनके अंदर विशेष एब्जॉर्प्शन जो है का कार्य होता है। जब ये इधर से जैसे ही इधर से ब्लड आया, इसमें फिल्टर हुआ और फिर यहाँ से निकला, तो यहाँ से जो कुछ ऐसा था जो निकल के नहीं जाना चाहिए था वो यहाँ रीअब्जॉर्ब का कार्य ये करेंगे। ये मैंने आपको अच्छा पहले समझाया हुआ है, पुनः अवशोषण का कार्य करती है। क्योंकि जगता ग्लोमेरुलर एपरेटस की सेल मैक्यूला डेंसा और एफेरेंट इफेरेंट धमनियाँ आपस में मिलकर एक समूह बनाती है जहाँ एक विशेष प्रकार की जो है सिक्रेशन होता है, वो वहाँ सिक्रेटरी कोशिकाएं होती हैं तथा रेनिन नामक एंजाइम जो है स्रावित करती हैं तथा इन कोशिकाओं के मध्य पुनः अवशोषण कार्य
भी होता है जो रक्त दाब को नियंत्रित करने में, बीपी को नियंत्रण करने में, अभी मैं आगे हम अभी पढ़ेंगे, उसके अंदर मैं आपको पूरी तरह से आपको इसको समझाऊंगा कि यहाँ कैसे इसका रोल है। ये रेनिन एंजाइम का स्रोत है तथा ब्लड प्रेशर को नियमित जो है वो करती हैं। तो ये जो हमारे पास अब आप इसको देखें, यहाँ मैंने अभी आपको मेरे उस समय लेक्चर पिछले में बताया था पोडोसाइट क्या है। पोडोसाइट है, ये देखिए ये फूट प्रोसेस होते हैं, पैर के तरह से आगे निकले हुए। अभी अगर ये आपको अच्छी तरह नज़र आ रहा है तो ठीक है, वरना ये इसका मुझे लगता है कि आ जाना चाहिए। ये आ रहे हैं शायद आपको, ये देखिए फूट प्रोसेस, और इसको पोडोसाइट्स भी ये लिखा हुआ है, कहा गया है। और ये पोडोसाइट सेल हैं यहाँ पे बॉडी, और विसरल लेयर और फिर रेड ब्लड सेल्स यहाँ पे ये बताए गए हैं। ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, क्योंकि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो है वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इधर से इस तरह से यहाँ जो है वो जब छनने के बाद में ये जो छना हुआ जो है मटेरियल है वो ये देखिए यहाँ से ये प्रॉक्सिमल जो है ट्यूब्यूल सेल हैं, ये इसके अंदर से जब ये जाएगा तो कुछ यहाँ रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, यहाँ भी रीअब्जॉर्ब होगा। तो आप देखें हैनले लूप से निकलने से पहले ये सारा रीअब्जॉर्प्शन का कार्य जो है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया जाता है। तो ये जगता ग्लोमेरुलर एपरेटस जो है और जगता ग्लोमेरुलर सेल्स और ये जो है मैकुला डेंसा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं यहाँ इसमें, और विशेष तौर से रेनिन एंजाइम को स्क्रीट करके। तो आपने जो इस चीज़ को, अच्छा इसके अंदर नेक्स्ट देखें, ये जो ये पैराइटल लेयर ऑफ ग्लोमेरुलस है, यानी कि ग्लोमेरुलर की ये बाहर वाली परत, ये पैराइटल लेयर्स। इसके बाद में यहाँ पे एंडोथीलियल सेल्स हैं, ल्यूमन्स ऑफ द ग्लोमेरुलस कैप्सूल्स हैं, और ये जो है मैसेंजिंग सेल्स है बिटवीन कैपिलरीज। तो ये क्या है, ये सारा का सारा एक इतना बढ़िया डायग्राम आपको, शायद ये मुझे ऐसा नहीं लगा, ये प्रिंट सही नहीं निकला, ये देखिए बहुत ही लाइट कहीं से आया, तो इसको दोबारा एक निकाल करके इस प्रिंट के साथ जो है ये प्रिंट जो है आपको दोबारा एक बार जो है मैं भेज दूंगा। तो आप इस स्ट्रक्चर को जब याद कर लेंगे तो ये कई चीज़ें आपको फिर जो है दिमाग में रहेंगी और ये इसको याद कर पाओगे आराम से। तो इसलिए मैंने आपको ये इस चीज़ को जो है वो दिखाया। तो अब जो हमारे पास कुछ जो परिभाषाएं हैं वो भी हमें इसमें आपके यहाँ नहीं दी हुई हैं, और ये अगर जब तक नहीं जानेंगे तो ये हमारे समझ में कुछ नहीं आने वाला है। तो जैसे हम इस परिभाषाओं के अंदर हम क्या लेंगे, तो जैसे अब अगर मान लो जीपी लिखा आ जाता है, जीपी, तो जीपी का मतलब होता है ग्लोमेरुलर प्रेशर, ये इसका मतलब होता है। सीओपी जो है वो है प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस आपको पता ही है, ऑस्मोसिस क्या होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, जो बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो यहाँ पे जो भी होगा लिक्विड होगा, तो उसमें जो प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है होता है। और बोमन कैप्सूल प्रेशर तो बीसीपी लिखा आएगा। अब आपको क्या समझ में आएगा कि ये क्या है, बोमन्स कैप्सूल प्रेशर, सीओपी प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, और जीपी जो है वो ग्लोमेरुलर प्रेशर। तो जहां पे ग्लोमेरुलर प्रेशर ज़्यादा होगा तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा, अधिक होगा, और जहाँ पे प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो बोमन्स कैप्सूल में ज़्यादा होगा तो फिल्ट्रेशन कम होगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा जो है वो फिल्ट्रेट भर गया हुआ है और वो वापस दबाव जो है डाल रहा है उस पर, तो ग्लोमेरुलर्स के अंदर जो है फिल्ट्रेशन धीमी गति हो जाएगी। अगर एफेरेंट आर्ट्रियोल्स जो ब्लड लेके आ रहे हैं उनका जो है वो प्रेशर उसमें व्यास ज़्यादा होगा
और इफेरेंट का कम होगा तो 100% है, उसमें ग्लोमेरुलर जो है वो फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगा और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी जो उसमें बढ़ेगा, ज़्यादा होगा। तो ये जो आगे हम जब इसको आगे हम इस डायग्राम को अब पढ़ेंगे तो इनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल आने वाला आगे, इसलिए यहाँ कहीं दिया हुआ नहीं है, इसलिए आप इनको विशेष तौर से जो है वो इसको याद भी कर लें। तो इसमें जो खास बात जो है वो है आर्टेरियल प्रेशर अगर बढ़ेगा, आर्टेरियल प्रेशर बढ़ेगा तो जीएफ यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और फिल्ट्रेशन रेट दोनों ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर हमने ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर निकालना है तो ये जो है इसको फार्मूले को भी आप लिख लें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि उसी एक ही बुक से दिया जाए, दूसरी बुक में भी दिया गया है तो आपके उसमें है ये प्रेशर जो है वो कितना है कैसे, और कैलकुलेट करना भी दिया जा सकता है। तो इसमें अगर आपने इसमें इसका प्रेशर जो है यानी कि जीएफआर जो है निकालना है फिल्ट्रेशन रेट, तो इसमें ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और माइनस क्या करना है इसमें से ग्लोमेरुलर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस हाइड्रोस्टैटिक कैप्सुलर प्रेशर, इन दो को मिला के उसमें से अगर आप इसको माइनस कर देते हैं तो बराबर जो है हमारे पास ये इसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आ जाता है। तो जैसे हमारे पास मान लीजिए ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 60 है, मान लीजिए 60 है, और इसमें से माइनस हमने करना है ग्लोमेरुलर कोलाइडल प्रेशर 32 और 18 जो हाइड्रोस्टैटिक कैप्सुलर प्रेशर है, तो अब हमारे पास जो है वो फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो 10 mm जो है इसमें आ जाता है ऑफ द मर्करी। तो ये इस तरह जो कुछ चीज़ें नहीं हैं वो मैं आपको इसमें इसलिए आपको आज इस लेक्चर में ले रहा हूँ ताकि आपको इन बातों का भी कई बार मान लीजिए पूछ लिया जाए तो आपको हमारे तो ये उसमें है ही नहीं सर, क्योंकि इस बुक में मैंने देखा आगे कहीं आ जाए तो मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन अभी तक जब ये यहाँ दिया जा रहा है तो शायद इसमें कहीं मुझे लग नहीं रहा कि इनके बारे में कहीं कुछ दिया गया हो। नहीं है, मुझे देख लिया मैंने, शायद इनके नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। तो आप इसको जो है अवश्य ज़रूर, और आज जो हमने हमारे इस लेक्चर में आपका पेज नंबर 172 पिछले लेक्चर में जो हमने छोड़ा था आज उन्हीं की कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ पढ़ लिया था, आपको ये बात जो इसके बारे में समझाया नहीं था। तो ये जो आप अपना डायग्राम लेके बैठेंगे, जब इसमें बुक लेके बैठेंगे तो ये डायग्राम को जब आप देखते चले जाएंगे तो आपको देखिए क्या होता है जब कहीं आपके पेन होगा, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, पेन होगा, स्ट्रेस होगा, दबाव होगा, या एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पता है कि पसीना आएगा और पसीने में सोडियम होता है, वो सोडियम लॉस होगा, सोडियम लॉस हुआ, पानी लॉस हुआ। तो इससे क्या होगा कि आपका जो हाइपोथैलेमस है उसके अंदर कीमो रिसेप्टर होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं, इनके अंदर हाइपोथैलेमस में भी होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भी ये जो है पाए जाते हैं। तो इनको जो है ये इस बात को रिसीव करेंगे कि भाई अब देखिए सोडियम और पानी की कमी बॉडी में के अंदर हो गई, तो अब क्या आ जाएगा, प्यास लगेगी, थ्रस्ट होगी और साल्ट हंगर होगी, क्योंकि साल्ट भी चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, वाटर इनटेक करेंगे। यहाँ देखिए बहुत अच्छा तरीके से दिए रखा है, बहुत ही सुंदर है। वाटर इनटेक, पानी पिएंगे, इसके साथ साथ सोडियम जो है वो इनटेक होगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये आपकी जो साल्ट हंगर है, तो ये आपका इसमें दोनों चीज़ें आपने इनटेक कर लिया। अब जब ये चीज़ें होंगी तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या कहेगी, जैसे ही यहाँ पेन, स्ट्रेस, एक्सरसाइज हुई, पानी की कमी आई, तो अब यहाँ से जो है क्या मैसेज आएगा कि भाई ग्लोमेरुलर्स को जाएगा मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू कि भाई आप जो है इसका फिल्ट्रेशन कम कर दें, जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट जो है कम कर दें, क्योंकि पानी की बॉडी में पहले ही कमी है। देखिए कितना सुंदर तरीके से ये दिखाया हुआ है। तो अब यहाँ दे रखा है, देखिए जब एडीएच हार्मोन जो है वो रिलीज होगा, किससे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन।
एंटी डाययूरेटिक, डाययूरेटिक हार्मोन होता है जो डाययूरेट यानी कि जो पेशाब को लगाता है, और ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो पेशाब बनने की क्रिया को कम करता है। तो अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ देखो दे रखा है इन्होंने वाटर एक्सक्रीशन कम हो गया यहाँ पे, तो ये नेगेटिव दे रखे हैं। तो यहाँ पे कैसे कम हुआ, तो GFR, अभी मैंने ये पढ़ाया ना होता तो आपकी समझ में नहीं आता, ये GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यहाँ कम हो जाएगा, ये माइनस दे रखे हैं आप देख रहे, कम हो जाएगा तो वाटर एक्सक्रीशन कम हो जाएगा, पेशाब कम बनेगा। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया देखिए आप। उसी समय क्या होगा, जब ये प्रक्रिया होगी तो यहाँ एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH रिलीज होगा, जैसे इसको कहते हैं एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन क्या करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करेगा, एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कॉर्टेक्स को। तो वहां से कॉर्टेक्स से क्या रिलीज होगा, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या है, ये हमारे पास जो मिनरल्स कॉर्टिकोइड जो है वो स्टीरॉयड हार्मोन है, जो क्या करेगा, सोडियम जो है इसका कंजर्वेशन जो है वो करने का प्रयास करेगा इन द किडनी। गुर्दे में क्या करेगा, कहेगा भाई सोडियम मत जो है वो निकालो आप बाहर, क्योंकि सोडियम ऑलरेडी जो है वो कहाँ से निकल गया। जब कहते हैं ना एक्सरसाइज करते हैं तो पसीना आता है, और पसीना आता है तो फिर उस समय जो है पेशाब बहुत कम आता है, तो उस पसीने में सोडियम निकल गया। तो इसलिए ये हार्मोन जो है वहाँ गुर्दे को सचेत करता है कि भाई अब आप जो है सोडियम का बाहर निकालना बंद करो, क्योंकि कमी आ गई है। कंजर्वेशन का मतलब है रिजर्व करता है, वहाँ पकड़ के रखता है इसको। तो जैसे ही यहाँ पे अब देखिए यहाँ दे रखा है, अब जब सोडियम की कमी आ गई है तो फिर क्या होगा, पोटेशियम जो है वो एक्सक्रीशन को भी रोकना जरूरी है। अगर पोटेशियम एक्सक्रीशन होगा तो बीपी बढ़ेगा, तो पोटेशियम को रखना भी ब्लड में अब जरूरी है। तो यहाँ देखिए बड़ा सुंदर दिखाया इन्होंने, यहाँ पे दोनों के दोनों कम हो रहे हैं, यहाँ दोनों। तो यहाँ अच्छा है, अभी देखिए कितना सुंदर उदाहरण है, बहुत शानदार। अभी जैसे सोडियम बढ़ा तो जगता ग्लोमेरुलस और मैकुला डेंसा, जो मैंने अभी नहीं पढ़ा था तो आपको समझ में नहीं आता, जगता ग्लोमेरुलस और मैकुला डेंसा सेल से रेनिन जो है वो स्क्रीट होगा। रेनिन क्या करेगा, रेनिन करेगा एंजियोटेंसिन, जो एंजियो क्या है, आर्टरीज, उनमें टेंशन पैदा जो खिंचाव पैदा करेगा। जैसे खिंचाव पैदा करेगा तो वो क्या करेंगी, कम हो जाएगा उसका लुमन। तो लुमन कम होगा, जैसे लुमन कम होगा तो ब्लड जो है वो गुर्दे की तरफ एफेरेंट आर्टरी में कम हो जाएगा। जैसे एफेरेंट में, अभी मैंने अगर ये नहीं पढ़ाया हो तो आपको समझ में नहीं आता, एफेरेंट में जैसे ही कम होगा तो क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा, क्योंकि अगर ये ज़्यादा होगा, इफेरेंट में ज़्यादा होगा, प्रेशर से आएगा तो आगे निकलेगा, तो प्रेशर है तो उससे क्या होगा, फिल्टर ज़्यादा होगा। तो देखिए ये बड़ी एक कॉम्बिनेशन, बड़ा ही सुंदर डायग्राम जो है वो आपको दिया है इस बुक के अंदर, वेरी एप्रिशिएबल, बहुत ही सुंदर। तो जैसे देखिए, जैसे सोडियम आयन यहाँ बढ़ा तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर हार्ट में बढ़ जाएगा आपके, क्योंकि सोडियम जो है क्या करता है, बीपी को बढ़ाता है। तो यहाँ जैसे एंजियोटेंशन हुआ यानी कि कंस्ट्रक्शन हुआ, तो यहाँ क्या हुआ, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर जो है वो बढ़ गया, जिससे क्या होगा, आर्ट्रियल प्रेशर बढ़ जाएगा, आर्ट्रियल प्रेशर बढ़ेगा तो बीपी बढ़ जाएगा। तो ये जो है आप इसमें इसको देखें तो यहाँ देखिए, जैसे ये पेन, स्ट्रेस और यहाँ एक्सरसाइज हुई, यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो क्या हो जाएगा, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा, क्योंकि पसीना बाहर निकला, तो पसीना बाहर निकला है तो पानी बाहर गया ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्लड जो है वो कंसंट्रेट हो गया। तो यहाँ लिखा हुआ है देखिए, ओस्मो कंसंट्रेशन, तो यहाँ ये ओस्मो रिसेप्टर में इस चीज़ को जाएगी, इसका मैसेज, और यही मैसेज जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को जाएगा, तो जब ये ADH जो है रिलीज करेगा।
तो ये जो पूरा का पूरा सर्कल दिया है, मैं समझता हूँ बहुत ही शानदार तरीके से दिया गया। अब इसमें अगर मान लीजिए मैं ज़रूरत समझते हैं आप, तो मुझे आप भेजें रिक्वेस्ट, तो मैं इसका जो है पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ इसके बारे में समझाया कुछ नहीं गया और ये आप यूं ही पढ़ोगे तो आपके समझ में भी नहीं आने वाला। अब ये समझने के बाद अगर आप ये समझो कि ये क्या चीज़ें हैं, क्या लिखा है, क्यों होता है, कैसे है ये एक्शन, तो ये आपके समझ में आ जाएगा। तो अगर इसकी आपको आवश्यकता हो तो आप मुझे मैसेज करें, मैं इसके आपको एक छोटे नोट्स के रूप में, जैसे यहाँ लिखे हुए हैं बाकी चीज़ों के बारे में, ये मैं आपको बना करके प्रयास करूँगा भिजवाने का। जैसे मैंने बोला उसी तरीके से इसको मैं पूरा जो डिटेल में आपको देने का प्रयास करूँगा। तो क्योंकि आप जो है ये मुझे, क्योंकि इन्होंने क्यों नहीं यहाँ पे डिटेलिंग की है, मुझे ये LSA वाले में तो इतना नहीं लगता, लेकिन जब आप कंपटीशन में उतरोगे उस दिन आपको पता लगेगा कि इस डायग्राम का क्या महत्व है। इसको हमें समझना चाहिए था, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो है जब पूछी जाती हैं मल्टीपल चॉइस में, तो ये बहुत बड़ी दिक्कतें पैदा कर देती हैं, क्योंकि बिल्कुल पास में आंसर होते हैं चारों। अब कौन सा सही है, जिसने पढ़ा है वही उसको जो है बता सकता है। तो इस तरह से चलो देखते हैं। अब ये वीक तो पूरा ही है आपका चैप्टर ले जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो खैर कोई बात नहीं, हमारे पास थोड़ा ही है बचा हुआ, कर लेंगे। हमारे पास 3 वीक ये हैं और 2 आगे वाले भी मिल सकते हैं, तो 5-7 वीक में उम्मीद करता हूँ हम इस कोर्स को कवर कर लेंगे। तो आज के लिए तो सफिशिएंट है इतना। थैंक यू वेरी मच।